गहरा सन्नाटा। सोचिए एक वीरान भूतहा सा लगने वाला कब्रिस्तान। ठंडी हवाएं हैं, सूखे पत्ते उड़ रहे हैं, वो एक सरसराहट सी होती ना। और कहीं दूर से एक उल्लू की आवाज, टूटी फूटी कब्रें और उनके बीच एक अजीब सी भारी खामोशी। आज हम एक ऐसी ही कहानी के रोंगटे खड़े कर देने वाले मंजर में उतर रहे हैं। ये कहानी आधारित है ग्रेवयार्ड प्रिजनर्स चेन क्लैंक के कुछ हिस्सों पर। बिल्कुल। और देखिए, हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनना नहीं है। हम्म, हम कोशिश करेंगे इसके रेशे रेशे को समझने की। वो माहौल, वो कैसे डल पैदा करता है, किरदार ऐसा क्यों करते हैं, और उस रात जो हुआ उसमें छुपे डल के असली मायने क्या हैं। मतलब हम इसी की पड़ताल करेंगे आज। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी है राघव और उसके दो दोस्तों की। उनमें शायद थोड़ी, आप कह सकते हैं, अकड़ थी या नौजवानी का जोश, जो उन्हें खींच ले गया उस बदनाम कब्रिस्तान की तरफ। वो बस मजाक मजाक में ही गए थे, शायद एक दूसरे को डराने के लिए या अपनी बहादुरी दिखाने के लिए, अंधेरे में। और यहीं पर वो गांव की पुरानी कहानी वो सामने आती है, जिसे शायद इन दोस्तों ने नजरअंदाज कर दिया था। स्थानीय लोग हमेशा चेतावनी देते थे उस कब्रिस्तान के बारे में। कहते थे कि वहाँ किसी पुराने कैदी की आत्मा भटकती है, वहीं कैद है। और सबसे डरावनी बात, ठीक आधी रात को उसकी लोहे की जंजीरों के घिसटने की आवाजें साफ सुनाई देती हैं। लेकिन राघव और उसके दोस्त, उन्होंने इन बातों पर, आप जानते हैं, यकीन नहीं किया। उनका रवैया वही था जो अक्सर होता है ऐसी चेतावनियों के सामने, हंसी में उड़ा देना। उनका मानना था, अरे यार, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सब बूढ़े लोगों की मनगढ़ंत कहानियां हैं। हाँ, ये प्रतिक्रिया बहुत आम है, खासकर युवाओं में। इसे आप अज्ञानता कह लीजिए, या खतरे को कम समझने की आदत, या फिर बस नियमों को तोड़ने का एक रोमांच। लेकिन अक्सर ये जो लोक कथाएं होती है ना, ये महज कहानियां नहीं होती। उनमें कहीं ना कहीं समुदाय के जो डर होते हैं, पुराने अनुभव, या कोई ऐतिहासिक घटना, उसकी धुंधली यादें छिपी होती हैं। ये एक तरह से सांस्कृतिक चेतावनी भी हो सकती है कि भाई, कुछ जगहों का, कुछ सीमाओं का सम्मान करो। हाँ, और उनका ये आत्मविश्वास, कह सकते हैं, ज्यादा देर टिका नहीं। जैसे ही घड़ी की सुइयों ने रात के 12 बजाए, वो आवाज शुरू हो गई। पहले धीमी सी, फिर थोड़ी तेज। मिट्टी के नीचे से, या शायद किसी कब्र के अंदर से, जंजीरों के भारीपन से जमीन पर घिसटने की आवाज। छन छन। आप सोचिए जरा, उस सन्नाटे में ये आवाज कैसी लगी होगी। ये ध्वनि का इस्तेमाल डर पैदा करने का एक क्लासिक उदाहरण है। हॉरर कहानियों में आवाज अक्सर वो अनदेखे खतरे का प्रतीक होती है ना। अंधेरे में जब हमें कुछ दिखता नहीं, तो हमारा दिमाग आवाजों से मतलब निकालने लगता है, और अक्सर वो मतलब असलियत से कहीं ज्यादा डरावना होता है। दोस्तों का पहले ये सोचना कि शायद कोई जानवर होगा, ये दिमाग की एक स्वाभाविक कोशिश है, उस अनजाने डर को किसी जानी पहचानी चीज से जोड़ने की, उसे तर्कसंगत बनाने की। लेकिन ये कोई जानवर नहीं था, ये कोशिश तो नाकाम रही। वो छन छन की आवाज, वो लगातार आती रही, और शायद पास और पास आती महसूस हुई। और फिर वो हुआ जिसने उनके उनके होश उड़ा दिए, उनके सारे तर्कों को जैसे खत्म कर दिया। उनके ठीक सामने, कुछ ही दूरी पर, एक पुरानी टूटी हुई सी कब्र अचानक हिलने लगी। जरा इस सीन की भयावहता सोचिए। रात का अंधेरा, वीरान कब्रिस्तान, और अचानक एक कब्र का हिलना। ये तो प्रकृति के नियमों के ही खिलाफ है ना। फिर मिट्टी का फटना, और उसमें से कुछ बाहर आना। ये उम्मीद और असलियत के बीच का वो तनाव है जो डर को एकदम पीक पर ले जाता है। और जो बाहर निकला, वो किसी बुरे सपने जैसा था। कहानी बताती है, एक सड़ा गला, विभत्स सा इंसानी ढांचा। उसके गले में और शायद हाथों में मोटी जंग लगी लोहे की जंजीरें लिपटी हुई थीं, जो उसके हर मूवमेंट पर खनकती थीं। छन छन। और उसकी आंखें, उनमें एक भयानक लाल चमक थी, जैसे जैसे अंदर कोई आग जल रही हो। ये जो चित्रण है ना, ये क्लासिक हॉरर की कई छवियों को एक साथ लाता है। सड़ा गला शरीर हमें मौत और अप्राकृतिक जीवन की याद दिलाता है, ज़ॉम्बी जैसा कुछ, या रेवेनेंट, मतलब कोई ऐसा प्राणी जो कब्र से बदला लेने या किसी अधूरे काम के लिए वापस लौटा हो। लाल चमकती आंखें, ये अक्सर किसी अलौकिक, बुरी या खतरनाक शक्ति का संकेत मानी जाती हैं। और जंजीरें, ये बंधन का प्रतीक है। पर किस चीज का बंधन?
क्या वो अपने पिछले जन्म के कर्मों का कैदी है या सचमुच उस कब्र या कब्रिस्तान का? ये सवाल उठता है। और वो सिर्फ खड़ा नहीं रहा, वो बोला, एक भारी गूंजती हुई आवाज में, जो उस माहौल में और भी ज्यादा डरावनी लगी होगी जाहिर है। उसने कहा, मैं इस कब्रिस्तान का कैदी हूं। जिसने मेरी नींद तोड़ी वो कभी चैन से नहीं सोएगा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक श्राप था, एक सीधी धमकी। बिल्कुल, ये अब सीधा टकराव है, कन्फ्रंटेशन। अब डर सिर्फ माहौल का या अनजाने का नहीं है, बल्कि एक सामने खड़े बोलने वाले खतरे का है। उसकी चेतावनी एकदम साफ है, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम्हारी शांति भंग होगी। उसका खुद को कैदी कहना, ये यहाँ और भी मायने रखता है। क्या वो न्याय व्यवस्था का कैदी था जिसे यहीं दफना दिया गया, या वो मौत के बाद भी किसी शक्ति ने उसे यहीं कैद कर लिया है? ये जो अस्पष्टता है ना, ये डर को और गहराती है। ये सवाल उठाती है कि क्या मौत के बाद भी आजादी नहीं है? इस भयानक मंजर को देखकर और उस श्राप जैसी चेतावनी को सुनकर राघव के दोनों दोस्तों ने वो किया जो शायद कोई भी करता। वो भागे। डर ने उनके पैरों में जैसे पंख लगा दिए हैं। वो चीखते चिल्लाते कब्रिस्तान के गेट की तरफ भागे। पीछे मुड़कर भी नहीं देखा उन्होंने। ये फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया का बिल्कुल सटीक उदाहरण है। लड़ो या भागो। खतरे को देखकर शरीर एड्रेनलिन छोड़ता है ना, जो हमें तेजी से प्रतिक्रिया करने की ताकत देता है। उनके लिए तो भागना ही एकमात्र रास्ता था। लेकिन राघव के साथ ऐसा नहीं हुआ। वो वहीं खड़ा रह गया। कहानी कहती है उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। वो हिलना चाहता था, भागना चाहता था, पर उसका शरीर उसका साथ ही नहीं दे रहा था। वो बस उस भयानक रूप को अपनी ओर बढ़ते हुए देख सकता था, असहाय। यहीं पर डर की वो तीसरी प्रतिक्रिया काम करती है, फ्रीज, जम जाना। जब भय बहुत ज्यादा हो जाता है, खतरा बहुत बड़ा या समझ से बाहर लगता है, तो दिमाग एक पल के लिए जैसे ठप पड़ जाता है। ये शायद जानवरों में शिकारियों से बचने का एक तरीका रहा होगा कि हिलना बंद कर दो तो शायद नजर ना हो। लेकिन इंसानों में ये अक्सर लकवाग्रस्त होने जैसा महसूस होता है। और राघव का अकेला रह जाना, जबकि उसके दोस्त उसे छोड़कर भाग गए, ये उसके डर और लाचारी को और कई गुना बढ़ा देता है। वो सिर्फ भूत से नहीं डरा हुआ है, वो अकेलेपन और जैसे छोड़ दिए जाने के एहसास से भी घिरा हुआ है। और वो जंजीरें, वो छन छन की आवाज, वो बंद नहीं हुई थी, बल्कि और पास आ रही थी। उस सड़ा गला कैदी धीरे धीरे कदम घसीटता हुआ राघव की तरफ बढ़ रहा था। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि राघव उस वक्त क्या महसूस कर रहा होगा। पूरी तरह अकेला, हिलने में असमर्थ, और मौत, या शायद उससे भी कुछ बदतर, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है। ये कहानी का तनाव एकदम चरम पर पहुंचने का बिंदु है। सुनने वाला भी राघव की उस बेबसी को महसूस कर सकता है। जंजीरों का उसकी ओर बढ़ना, ये सिर्फ शारीरिक हमले का डर नहीं है, ये उस अलौकिक शक्ति के नियंत्रण का, उसके शिकंजे में कसने का प्रतीक भी है। राघव अब सिर्फ एक देखने वाला नहीं है, वो शिकार बन चुका है। ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। राघव का अंत तय है, जंजीरें बस कुछ ही कदम दूर है। लेकिन तभी कहानी एक और मोड़ लेती है। ठीक उसी पल जब वो कैदी शायद उस पर झपटने ही वाला होगा, राघव को अपने पीछे, बिल्कुल कान के पास, किसी की फुसफुसाहट सुनाई देती है। फुसफुसाहट अंधेरे और डर के माहौल में, खासकर जब आप किसी खतरे का सामना कर रहे हो, पीछे से आई एक फुसफुसाहट बहुत ज्यादा डरावनी हो सकती है। ये अचानक होती है, अनपेक्षित और बहुत नजदीकी महसूस होती है। ये तुरंत सवाल खड़ा करती है, ये कौन है? क्या ये मदद है या कोई नया खतरा? और वो फुसफुसाहट क्या कहती है? कहानी की अंतिम सबसे भयानक पंक्ति, भागने की कोशिश मत कर, अब तू भी मेरी कैद में है। ओह, ये अंत तो कमाल का है। मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाला। ये डर को एक बिल्कुल नए स्तर पर ले जाता है। ये किसी समाधान या बचाव की जो एक धुंधली सी उम्मीद हो सकती थी, उसे पूरी तरह खत्म कर देता है, बल्कि ये खतरे को और बढ़ा देता है। अब सवाल ये उठता है कि ये फुसफुसाने वाला कौन था? क्या ये वही जंजीरों वाला कैदी था जो अब उसके पीछे पहुंच गया था, या फिर उस कब्रिस्तान में कोई और, शायद उससे भी ज्यादा खतरनाक, अनदेखी शक्ति मौजूद थी जिसने राघव को अपना शिकार बना लिया? सही कहा। ये अंत राघव के भविष्य पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा देता है।
क्या वो हमेशा के लिए उस कब्रिस्तान में फंस गया? क्या उसका हश्र भी उस कैदी जैसा होगा? क्या वो भी अब एक और भटकती हुई आत्मा बन जाएगा जिसकी जंजीरों की आवाज आधी रात को सुनाई देगी? ये अंत हमें कोई जवाब नहीं देता, बस एक गहरे अनसुलझे डर के साथ छोड़ देता है। और ये फुसफुसाहट इस बात पर भी जोर देती है कि खतरा सिर्फ सामने से नहीं था। राघव असल में चारों तरफ से घिरा हुआ था। उसका बचना लगभग नामुमकिन था। ये अंतिम पंक्ति उसे पूरी तरह पराजित और असहाय घोषित करती है। कैद सिर्फ शारीरिक नहीं रही, अब वो उस जगह की, उस अनुभव की और शायद उस बुरी शक्ति की मानसिक और आत्मिक कैद में भी आ गया है। तो अगर हम इस पूरी कहानी के सफर को संक्षेप में देखें, शुरुआत होती है एक डरावने कब्रिस्तान के माहौल से, फिर आता है दोस्तों का शुरुआती अविश्वास और लोक कथाओं को नजरअंदाज करना, फिर आधी रात को जंजीरों की वो रहस्यमयी आवाज जो डर का पहला संकेत देती है, उसके बाद कब्र से उस भयानक कैदी का निकलना, उसकी चेतावनी, उसका श्राप, दोस्तों का डर कर भाग जाना और राघव का डर के मारे जम जाना, उसकी बढ़ती लाचारी और अंत में वो अप्रत्याशित फुसफुसाहट जो उसे हमेशा के लिए अपनी कैद में लेने का ऐलान करती है। निश्चित रूप से ये कहानी बहुत कम शब्दों में डर की कई परतों को खोलती है। माहौल का डर है, अनदेखे का डर, अलौकिक प्राणी का डर, शारीरिक हमले का डर, अकेलेपन का डर और अंततः पकड़े जाने और हमेशा के लिए कैद हो जाने का वो अंतिम डर। ये कहानी दिखाती है कि कैसे अविश्वास और मजाक बहुत जल्दी चीखते हुए डर में बदल सकता है। यहाँ एक बात और सोचने वाली है, दोस्तों का भाग जाना और राघव का फंस जाना, क्या ये सिर्फ डर की अलग अलग प्रतिक्रियाएं थीं या कहानी हमें कुछ और बता रही है? जैसे शायद राघव ज्यादा संवेदनशील था या शायद उसकी किस्मत ही खराब थी? ये एक दिलचस्प नुक्ता है। बिल्कुल, मनोवैज्ञानिक तौर पर तो ये डर की अलग प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं, फ्लाइट बनाम फ्रीज। लेकिन कहानियों में अक्सर ऐसे चुनाव या भाग्य के तत्व भी होते हैं ना। हो सकता है कहानी ये दर्शा रही हो कि खतरे का सामना करने में हर कोई एक जैसा नहीं होता, या शायद जैसा कई लोक कथाओं में होता है, राघव ने अनजाने में कोई ऐसी सीमा लांघी हो जिसकी सजा उसे मिलनी ही थी, जबकि उसके दोस्त बच निकले। ये भी हो सकता है कि कैदी की नजर सबसे ज्यादा डरे हुए या सबसे ज्यादा दोषी महसूस करने वाले पर पड़ी हो। कहानी ये सब व्याख्याएं खुली छोड़ती है। तो इस सब के बाद हमारे सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात क्या है? इस कहानी से हम क्या सबक या गहरा विचार लेकर जा सकते हैं? मेरे विचार में सबसे बड़ा सवाल वही है जो कहानी के केंद्र में है। कैद का असली मतलब क्या है? क्या वो कब्र वाला भूत वाकई जंजीरों या उस कब्रिस्तान का कैदी था, या वो अपने कर्मों का, अपने गुस्से का, अपनी अधूरी इच्छाओं का कैदी था? और कहानी के अंत में जब फुसफुसाहट कहती है अब तू भी मेरी कैद में है, तो राघव किस चीज का कैदी बन गया है? क्या वो शारीरिक रूप से वहीं फंस गया है, या वो उस रात के डर का, उस अनुभव की यादों का कैदी बन गया है जो उसे शायद जिंदगी भर सोने नहीं देंगी? क्या उसकी आत्मा या उसका मन हमेशा के लिए उस कब्रिस्तान में कैद हो गया है? ये वाकई गहरा सवाल है। कैद का मतलब सिर्फ सलाखों के पीछे होना नहीं होता। डर, अपराध बोध, बुरी यादें, ये सब भी इंसान को कैदी बना सकती हैं। बिल्कुल, और ये हमें इस तरह की कहानियों के उद्देश्य पर सोचने को मजबूर करता है। क्या ये सिर्फ हमें डराने और हमारा मनोरंजन करने के लिए हैं, या इनका कोई गहरा सामाजिक या मनोवैज्ञानिक मकसद भी है? शायद ये कहानियां हमें अज्ञात के प्रति हमारे आदिम भाई की याद दिलाती हैं, या फिर ये उन सामाजिक नियमों और सीमाओं को ना तोड़ने की चेतावनी देती हैं जिन्हें लांघने का परिणाम भयानक हो सकता है। क्या ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि कुछ दरवाजे बंद ही रहें तो बेहतर है? ये सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ते हैं। उनके लिए इस कैद का और ऐसी डरावनी कहानियों का क्या अर्थ है?